मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन डी, यानी विटामिन डी जो कि हमने पढ़ा था कैल्सीट्रॉफिक हार्मोन है, ठीक है, और इसकी एक्टिव फॉर्म है विटामिन D3। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर पसंद आए, समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसमें बहुत सारे MCQ क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स अक्सर पूछे जाते हैं, तो अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हो तो हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी क्या है? इट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड्स। ये क्या है? एक ग्रुप है पूरा स्टेरॉइड्स का, जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज या अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन सर्टेन प्रोविटामिन्स। कुछ पर्टिकुलर सर्टेन प्रोविटामिन्स पे एक्शन के थ्रू, किसकी? अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू ये जो स्टेरॉइड्स हैं फॉर्म होते हैं, और ये बहुत सारे स्टेरॉइड्स का ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं विटामिन डी। इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है दैट इज़ 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, जिसे कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनता है। तो अब हम समझते हैं कि विटामिन D3 कैसे बनता है। देखिए कहाँ से फॉर्म होता है विटामिन D3। स्टार्टिंग में जो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल ये लिवर में जाता है और लिवर से 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बनाता है। 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्किन की लेयर्स में चला जाता है, और स्किन सेल्स में मेनली जिन स्पेशलाइज्ड सेल्स में प्री विटामिन D3 का फॉर्मेशन होता है उन्हें बोलते हैं केराटिनोसाइट्स। क्या बोलते हैं? केराटिनोसाइट्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं तो ये फॉर्म करता है प्री विटामिन D3। ये प्री विटामिन D3 जो है बाउंड करता है प्लाज्मा में, प्लाज्मा विटामिन D3 कहलाता है, और जब ये लिवर में पहुंच जाता है तो इसे विटामिन D3 को 25 हाइड्रोक्सीलेज जो एंजाइम है कन्वर्ट कर देता है 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो ध्यान रखिए, प्री विटामिन D3 प्लाज्मा में जाता है, प्लाज्मा से बाउंड करता है विटामिन D3 जो है 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बनाता है लिवर में। ये इसकी पहली स्टेप हो गई। ठीक है, अब यहाँ से ये वापस जो है प्लाज्मा में पहुँचता है 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बाउंड टू विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन। DBP इज विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, इस प्लाज्मा में ये प्रोटीन जो है विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाउंड करता है। इसके बाद ये सेकेंड स्टेप में किडनी में पहुंचता है। किडनी में जब ये पहुंचता है कौन? 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो ये जो है 1-अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की प्रेजेंस में 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बनाता है, जो कि एक्टिव फॉर्म है। और इसकी जो लेस एक्टिव फॉर्म है वो भी फॉर्म होती है, जो कि कम एक्टिव होती है, कम मात्रा में भी प्रेजेंट होती है। इसको बोलते हैं 24-25 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। तो जो MCQ क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि किडनी में, ठीक है, किडनी में 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल से किस एंजाइम की प्रेजेंस में 125 DHCC फॉर्म होता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि लिवर में प्लाज्मा विटामिन D3 जो है ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बनाता है, या 25 हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या फॉर्म करता है लिवर में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इस चैप्टर को अपन स्टेप वाइज और इस डायग्राम से याद करते हैं तो बिल्कुल लिखना भी उसी तरीके से होता है। तो उसके बाद जब किडनी में ये फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद इसका एक्शन देखने को मिलता है कहाँ कहाँ? मेनली ऑन बोन्स, ऑन किडनीज एंड ऑन इंटेस्टाइन। ठीक है, आगे के चैप्टर में हम बताएंगे आपको कि विटामिन D3 जो है किडनी, बोन और इंटेस्टाइन पे कैसे एक्ट करता है, क्या करता है। तो इसके फॉर्मेशन को जो हमने समझा, इसको अब हम थ्योरली पढ़ लेते हैं एक बार। विटामिन D3 जो कि प्रिकर्सर है 125 DHCC का, ये पहुंचता है ब्लड में, रीचेज ब्लड वाया 2 सोर्सेज। ये जो ब्लड में पहुंचा 2 सोर्स से पहुंचेगा। ठीक है, कैसे? फिश, डाइटरी सोर्स में फिश आ गया, फिश लिवर ऑयल आ गया, एग यॉक आ गया, और
दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है दैट इज़ सनलाइट। दूसरा क्या है, कुटेनियस सिंथेसिस कि विटामिन D3 जो है प्राइमरली सिंथेसाइज्ड इन स्पेशल स्किन सेल्स केराटिनोसाइट्स। तो केराटिनोसाइट्स में 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है विटामिन D3 जो है प्री विटामिन D3 जो है वो बनाता है। ये जो केराटिनोसाइट्स होती हैं ये लोकेटेड इन इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। देखिए माइन्यूट लेवल के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखने चाहिए। केराटिनोसाइट्स में फॉर्म होता है, लोकेटेड कहाँ होती है ये केराटिनोसाइट्स? इन इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, अब क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज एक्ट ऑन 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। बिल्कुल, अल्ट्रावायलेट रेज 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल पे एक्ट करेंगी। इसके बाद प्री विटामिन D3 जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो डायग्राम भी देखते जाएं और लिखते भी जाएं। प्री विटामिन D3 जो है वो फॉर्म हो गया, कन्वर्ट टू विटामिन D3 ओवर 3 डेज। और विटामिन D3 यानी जो एक्टिव फॉर्म है उसको बनने में तकरीबन 3 दिन लग जाते हैं। विटामिन D3 जो है मेजर सोर्स स्टोरेज एंड सर्कुलेटरी फॉर्म बाउंड टू विटामिन D, बाउंड टू स्पेसिफिक ग्लोबुलिन दैट इज़ विटामिन D बाइंडिंग प्रोटीन। और इसीलिए लिवर में बनने वाला 25 हाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल जो है वो DBP के साथ आगे जाके बाइंड 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बाउंड टू DBP। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको जो आगे का सोर्स है वो यहाँ समझाया कि इसके बाद जो 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल है किडनी पे आएगा, किडनी में 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज की प्रेजेंस में 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल एक्टिव फॉर्म बना देगा। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ना होता है, अगर विटामिन D3 पे क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आता है, तो हमें इसका रेगुलेशन भी मालूम होना चाहिए। यानी कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं जिसकी वजह से ये कम या ज़्यादा होता है इसका सिक्रेशन। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट मेन फैक्टर्स आते हैं। पहला होता है प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, दूसरा प्लाज्मा फॉस्फेट लेवल, तीसरा विटामिन D3 इटसेल्फ, और चौथा कुछ अदर कारण होते हैं। ठीक है, कुछ अदर फैक्टर्स में हम बताएंगे आगे। पहला पढ़ते हैं हम प्लाज्मा कैल्शियम। जब भी कभी सीरम कैल्शियम लेवल कम होता है एक्टिव, तो पैराथायरॉयड इंक्रीज़ होता है और ये इंक्रीज़ कर देता है विटामिन D3 के फॉर्मेशन को, जो हम पहले पैराथायरॉयड के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़, जब इसका वाइस वर्सा, जब कैल्शियम सीरम लेवल नॉर्मल होता है या ज़्यादा होता है तो पैराथायरॉयड का सिक्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, विटामिन D3 का फॉर्मेशन और रिलीज़ होना भी डिक्रीज़ हो जाता है। प्लाज्मा फॉस्फेट की हम बात करते हैं। रेगुलेट बाय फीडबैक मैकेनिज्म बाय इट्स डायरेक्ट इफेक्ट ऑन 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट होता है बाय इट्स डायरेक्ट एक्ट ऑन, किस पे डायरेक्ट एक्ट करता है? 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज दिस 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करेगा? देखिए, अगर किसी वजह से फॉस्फेट की सीरम फॉस्फेट लेवल डिक्रीज़ हो जाता है तो 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि मोर प्रोड्यूस करता है 125 DHCC को। जब फॉस्फेट का सीरम लेवल ज़्यादा होता है तो 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम कम रिलीज़ होता है, कम फॉर्म होता है, और ये डिक्रीज़ कर देता है एक्टिविटी ऑफ 125 DHCC को। ठीक है, तो फॉस्फेट से इसका रिलेशन जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म्स के थ्रू ही देखा जाता है, लेकिन एक्शन किसके थ्रू होगा? 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम के थ्रू। और ये एंजाइम कहाँ पे है, कहाँ एक्ट करेगा? यहाँ पे, जिसकी वजह से ये इसका किडनी से रीएब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ा देता है। विटामिन D3 इटसेल्फ डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट ऑन इट्स फॉर्मेशन। डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट का मतलब उसकी बढ़ी हुई इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ही जब उसके फर्दर फॉर्मेशन को रोक दे तो वो डायरेक्ट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। कैसे? इंक्रीज इन 125 DHCC एक्ट ऑन पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है 125 DHCC की तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड पे एक्ट करता है, इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ मैसेंजर RNA फॉर पैराथायरॉयड हार्मोन, देन रिजल्ट इन पैराथायरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन जो है, प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर दिया। अब रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन 125 DHCC,
तो 125 DHCC फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्ट मैनर में ये किसको इनहिबिट कर रहा है, पैराथोराइड के फॉर्मेशन को। और ये पैराथोराइड क्या करता है, स्टिमुलेट करता है विटामिन D3 के फॉर्मेशन को। तो जब पैराथोराइड ही कम हो गया तो क्या करेगा, 125 DHCC फॉर्मेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा ये इंक्रीज़ किसे कर देगा, 24-25 DHCC फॉर्मेशन, जो कि लेस एक्टिव फॉर्म है। लेस एक्टिव फॉर्म थोड़ी मात्रा में जो बनती है उसे बढ़ा देगा, जो एक्टिव फॉर्म है उसकी मात्रा को कम कर देगा। ठीक है। तीसरा कैसे एक्ट करता है, डिक्रीज पैराथोराइड फॉर्मेशन, और पैराथोराइड के फॉर्मेशन को ही डिक्रीज़ करा दे, उसका जो जीन की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो मैकेनिज्म को मैसेंजर आरएनए के थ्रू इनहिबिट कर दे। तो इनहिबिट करने से डायरेक्ट रिजल्टेंट में ये तीनों चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं अदर फैक्टर्स के बारे में। इंक्रीज सिंथेसिस बाय, इसका जो सिंथेसिस है वो किस कंडीशन में या किन फैक्टर्स के थ्रू बढ़ जाता है, तो पहला होता है प्रोलैक्टिन, दूसरा होता है ईस्ट्रोजन और तीसरा होता है ग्रोथ हार्मोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। और डिक्रीज कौन करता है सिंथेसिस, हाइपरथायराइडिज्म और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में 125 DHCC का फॉर्मेशन डिक्रीज़ हो जाता है, हाइपरथायराइडिज्म में डिक्रीज़ हो जाता है, जबकि प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन और ग्रोथ हार्मोन जो है वो इसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। तो विटामिन D3 कैसे फॉर्म होता है, रेगुलेट कैसे होता है, आई होप इस चैप्टर से आप अच्छे से समझ पाए होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स आप दे सकेंगे। मेरे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। गुड लक टू यू।